आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुपया कहाँ है बताइए मुझे, दिखाई दे रहा है, कहाँ है रुपया बताइए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है रुपया बताइए, आपके आप कहीं नहीं सकती है कुछ, बाल तो ठीक से उगना आपको है सिर्फ वो चीज दिखाई पड़ती है कहाँ उग रहा है रुपया टेंडर। अब क्या करें? मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहने तो दीजिए। नहीं कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे बात तो रखने दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। बदतमीजी मेरे साथ मत करना असीम वकार, तुम ना करना मुझसे, ठीक है? निकलो यहाँ से, तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से, बदतमीज, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। कहां गाड़ियां जलाई गई हैं, कहां बाइकें जलाई गई हैं, कहां पुलिसकर्मियों को मारा गया दवा कर, और कहां महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ हुई है। डिफेंड करने की कोई तो लिमिट होगी आप लोगों की। बड़े जहरीले किस्म के इंसान है आप, बड़े जहरीले किस्म के गिरे हुए इंसान है आप। आप अगर गिरे हुए मुझे बोलिएगा तो पूरे देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता के ज्यादातर लोग आपको गिरा हुआ बोलते हैं। बताइए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट रिजवान अहमद जैसे लोगों से नहीं चाहिए मुझे। और ये राक्षसों जैसी हंसी मत हंसना। रिजवान अहमद तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। डिबेट करना हो, कोई भी टॉपिक उठा लेना, हमारी सारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स निकाल दूंगा मैं किसी भी भाड़े के राजनीतिक विश्लेषक का जवाब नहीं दे सकता। ये क्या बात बाहर जो बदतमीजी करता हो, ये है बात, ये है बात। मैं नहीं हूं इस भाड़े के राजनीतिक विश्लेषक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, नागपुर हिंसा पर डिबेट चल रही है। 2 डिबेट के मैं मुख्य अंश लेकर आया हूं। पहले डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, रूबिका लियाकत और एआईएम के प्रवक्ता असीम वकार के बीच में डिबेट है। दोस्तों, डिबेट के बीच में असीम वकार रूबिका लियाकत को रुपया करके चिढ़ाने लगते हैं और रूबिका लियाकत चिढ़ भी जाती है और बहुत गुस्से में आती है और इनको जलील करके डिबेट से भगा देती है। और दोस्तों, दूसरी डिबेट वीडियो में आप देखोगे फराज किदवई आए हैं समाजवादी पार्टी के। दोस्तों, इनके सामने है, आपको पता ही होगा, एक खौफनाक हंसी वाले हमारे प्यारे रिजवान जी। दोस्तों, डिबेट में बहुत ही इनके बीच में तनातनी चलती है, बहुत ही बातें होती है, एक दूसरे को दोनों बहुत ही खरी खोटी सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब रिजवान अहमद की हंसी की बात आती है तो दोस्तों एक बड़े से बड़े प्रवक्ता भी चिढ़ जाता है, उनके खून खोल जाता है। तो दोस्तों, लास्ट में जाते जाते रिजवान अहमद जी अपनी हंसी की जो फुहारे छोड़ते हैं, इन फराज किदवई की जान जल जाती है, इनकी आत्मा किलस जाती है। तो दोस्तों, डिबेट बहुत ही जबरदस्त मजेदार है, पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। असीम वकार, सभी लोगों ने सरेंडर कर लिया है और इसी बात को लेकर कंप्लेन की गई थी। लेकिन ये शख्स जो है, ये फहीम शमीम खान, इसने वहां दंगा भड़काया, ऐसे आरोप लग रहे हैं, उकसा रहा था लोगों को। पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने के बावजूद इसके दिल को चैन नहीं था कि बाहर आकर मस्जिदों में जाकर इस तरीके की अफवाह उड़ाई कि देखिए ये काम नहीं कर रही है पुलिस, हमें ही कुछ करना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी व्यक्ति अगर दंगा करता है, किसी भी धर्म का हो, उसकी निंदा और उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। नागपुर में जो हुआ है, हम उसका समर्थन, हमारी पार्टी या हम नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ये स्टार्टिंग क्यों हुई, बिना परमिशन के प्रदर्शन क्यों इजाज़त दी पुलिस ने करने की। सवाल कई एक हैं। मसला ये है कि औरंगज़ेब मुसलमानों का या हमारा पूर्वज नहीं है, मुगल हमारे पूर्वज नहीं हैं। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। जिना हमारे पूर्वज नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है मुगलों से? नहीं तो फिर ये लोग कौन है जो कह रहे हैं दूसरी सबसे बड़ी बात मैडम, हजरत आलमगीर, औरंगजेब जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन लोग हैं ये? मैडम बात तो सुनिए पूरी। औरंगजेब के साथ जब औरंगजेब हुकूमत में थे, अकबर हुकूमत में थे, जहांगीर हुकूमत में थे, तो हिंदुस्तान के बहुत से लोग उनके लिए काम कर रहे थे, उनकी फौज के सिपाही सालार थे। ये ज्ञान आप पहले भी दे चुके हैं मुझे, इसमें हिस्ट्री में मत लेकर जाइए ना असीम वकार साहब। अभी जो यहाँ दंगा हुआ उस पर बात कीजिए, ये हिस्ट्री के पन्ने पलट कर आप खेल को इधर उधर ले जाने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रही हूँ, हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर वो आपके पूर्वज नहीं है, हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद करने की क्या जरूरत है? हाँ, और ऐसे किसी शख्स को आप क्यों हजरत बनाएंगे जो अपने बाप को पानी तक नहीं देता है? ये गुनाह अजीम नहीं है? ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं? मसला ये जिसने है मैडम, अपने भाई का कत्ल कर दिया। अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले आप। हाँ? बात सुनिए पहले आप, चिल्लाइए कम, आपके चिल्लाहट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकर जो है आ जाते हैं हिस्ट्री में। आप हमसे ज्यादा देशभक्त नहीं है। साथ इतने सारे लोगों ने काम किया, आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ये दंगा करने का हक किसने दिया आप है? हमसे, असीम वकार साहब, ये बताइए मुझे। अरे मैडम, आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। अच्छा, ये जितने दंगाई हैं, ये ओ भैया, यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेने आई हूं मैं असीम वकार साहब, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट, ना मैं आपको दे रही हूँ। भाईजान, आपकी देशभक्ति आप जाने, मेरी देशभक्ति मैं जानूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं।
आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुपया कहाँ है बताइए मुझे, दिखाई दे रहा है, कहाँ है रुपया बताइए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कहाँ है है। रुपया बताइए, आपके सर आप पे कहीं उग रहा नहीं है? देखती है कुछ, बाल तो ठीक से उगना पाए आपको सर। सिर्फ वो चीज दिखाई पड़ती है नहीं, जिससे आपका फायदा हो। कहाँ उग रहा है रुपया मुझे बताइए। आप देश को नहीं देखती हैं आप। नहीं कहाँ है रुपया बताइए, देश को नहीं देखती हैं मैडम। कहाँ आप है इस बात को रुपया मानिए। बताइए मुझे, वेयर इज द रुपया, वेयर इज द अरे रुपया मैडम आप बताइए मुझे, मैडम, वेयर आपको इज द देश से रुपया। मोहब्बत नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। आप मुझे बताइए रुपया किधर है मैडम आप बात वेयर इज द करने रुपया दीजिए पूरी। हैं? जो रुपया दिखाई दे रहा है कहाँ मैडम है? आप मुझे बात करने दीजिए। कुछ भी बकवास आप कर बात रहे ही हैं नहीं यहाँ करने दे रही बैठकर। मुझे। मुझे ये बताइए इस औरंगजेब को लेकर नहीं, हम आप भी लोग आपकी तिलमिला बकवास क्यों सुनने जाते नहीं हैं? आए हैं। बदन में आपके आग क्यों लग जाती है कि पुलिस कांस्टेबल का हाथ काट आते हैं? मैडम, इतनी आग क्यों लग जाती है कि पत्थर और मैं तो तलवार खाली- लेकर निकल जाते हैं? मैडम- हैं? कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर, अब अरे क्या करें? मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहने तो हैं? दीजिए। नहीं ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे सवाल बात तो पूछ रही रखने हूँ। दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, आपको धो बदतमीजी देंगे मत भी, आप करना। मुझे 2 मिनट रुकिए खाली आप हमें। बदतमीजी मेरे बोलने साथ मत दीजिए। करना, आसिफ वकार। बदतमीजी तुम ना करना मुझसे। ठीक है, निकलो यहाँ से। तुम ना निकलो करना आप। बदतमीजी निकलो मुझसे। यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज कहीं की। बदतमीज, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। क्या गुंडा बनेगा रे तू। फराज के भाई ये पूरी कहानी शुरू होती है औरंगजेब की जब तारीफ करते हैं आपके नेता अबू आसिम आजमी, वहां से पूरी कहानी शुरू होती है। फिर आप देशवासी आपके एक और सांसद उनको डिफेंड करने के लिए आते हैं। मेरा पॉइंट सीधा यह है, जो रिजवान अहमद कह रहे हैं गोली चलानी चाहिए थी, 2-3 को वहां निपटाना चाहिए था, जो महिला पुलिस कर्मियों को वहां छोड़ा बिल्कुल पकड़ा था। एक सेकेंड रिजवान अहमद, एक सेकेंड फराज भाई, इन्होंने अभी मध्य प्रदेश का जिक्र किया और गालिबन महू की हिंसा की इन्होंने बात की, लेकिन हमारे प्यारे भाई रिजवान भाई ने देवास का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसी मध्य प्रदेश के देवास में जब इंडिया मैच जीती थी तो उसी के लिए एक रैली निकल रही थी, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, और उनकी भिड़ंत हो गई पुलिस से और वहां के कोतवाल के ऊपर लगभग हमला हो गया और पुलिस ने एफआईआर 9 लोगों के ऊपर की जो लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब, और ये द हिंदू में खबर छपी है 13 मार्च 2025 को अमीर जी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर महू में जो हिंसा हुई, जिन लोगों ने हिंसा की वो देशद्रोही, तो क्या फिर देवास की पुलिस भी देशद्रोही है? पहली बात, क्योंकि ये हाफ ट्रूथ बताया जाता है अमीर जी, चाहे वो रिजवान भाई बताएं और चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। दूसरी बात, परसों इंडियन एक्सप्रेस में अमीर जी एक खबर छपी है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक मुस्लिम युवक बलात्कार की घटना करता है। गलत है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, उसको जितनी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए वो उसको देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक मुस्लिम लड़का बलात्कार करता है तो एक मस्जिद में जाकर के तोड़फोड़ की जाएगी और फिर एफआईआर होगी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पूरे नागपुर के इंसिडेंट को और मध्य प्रदेश के अंदर जो मऊ में इंसिडेंट हुआ उसको आप जोड़े, आप उनको जोड़े इन तमाम इंसिडेंट के अंदर। ये देश बहुत बड़ा है, इस देश में बहुत सारे इंसिडेंट और हादसे हुए होंगे। कहां गाड़ियां जलाई गई हैं, कहां बाइकें जलाई गई हैं, कहां पुलिसकर्मियों को मारा गया दवा कर, और कहां महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ हुई है। डिफेंड करने की कोई तो लिमिट होगी आप लोगों की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। डिफेंड करने की कोई तो लिमिट होगी। सवाल बहुत डायरेक्ट पूछा गया है, क्या गोली चलानी चाहिए थी, क्या गोली चलनी चाहिए थी सोमवार रात को? सवाल बहुत डायरेक्ट है रिजवान अहमद का। अमीर जी आई एम सॉरी, आप भी सिलेक्टिव हियरिंग का शिकार हो गए। जब रिजवान अहमद साहब मध्य प्रदेश जा सकते हैं तो ऑपोजिशन के लीडर क्या मध्य प्रदेश नहीं जा सकते? जब रिजवान साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करते हैं तब तो फिर हाथरस की भी बात होगी अमीर जी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आग लगा रहे हैं, चाहे नितेश राणे हो और चाहे जो हो, मैं उस विषय पर आऊंगा। सुनिए डिस्टर्ब मत करिए। 30 सेकंड जी जी ठीक है, ओके। रिजवान अहमद 30 सेकंड, रिजवान अहमद 30 सेकंड। अमीर जी आप देखिए कि किस तरह से ये नैरेटिव चेंज करते हैं। मैंने कहा पुलिस के 10 मीटर के अंदर अगर कोई कुल्हाड़ी लेके आता है नैरेटिव तो पहला भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए सीने से गोली मार दो। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुसलमान अगर कुल्हाड़ी लेके आता है, मैंने ये कब बोला कि मुसलमान अगर कुल्हाड़ी लेके आता है उसको गोली मार दो? कब बोला मैंने? ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मुसलमान को गोली मार दो। बड़े जहरीले किस्म के इंसान हैं आप, बड़े जहरीले किस्म के गिरे हुए इंसान हैं आप। अगर गिरे हुए मुझे बोलिएगा तो पूरे देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता के ज्यादातर लोग आपको गिरा हुआ बोलते हैं। आप बताएंगे आप कितना गिरे हुए और कहां से चंदा आपको आता है? क्या आप मुझे बताएंगे? देशभक्ति का सर्टिफिकेट रिजवान अहमद जैसे लोगों से नहीं चाहिए मुझे। और ये राक्षसों जैसी हंसी मत हंसना। रिजवान अहमद तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। डिबेट करना हो, कोई भी टॉपिक उठा लेना, हमारी सारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स निकाल दूंगा मैं।
कि तुम कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हो। लखनऊ में रहते हो, तुम्हारे बारे में पता है। सुनो बड़ा गिरा हुआ, तुमसे ज्यादा जलील इंसान कोई नहीं है। किसने लिया? पर्सनल कमेंट मुसलमान का नाम किसने लिया? मेरा निवेदन है, आप रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल हैं, मेंटेन द डिग्निटी, मेंटेन द डिग्निटी। अमीर जी, इस आदमी ने नहीं बरकरार रखी है, इस आदमी ने पर्सनल कमेंट किया है। नहीं ठीक है, उसने एक करा, आपने 3 करे, हो गया। आपका पल्ला भर रही है, आप शांत रहिए। रिजवान अहमद, नो पर्सनल कमेंट। इनका क्या पल्ला भारी होगा जाहिलों का? नो पर्सनल इन कमेंट। जाहिलों का क्या पल्ला भारी होगा? जाहिल तुम हो, जाहिल तू होगा, तेरा पूरा खानदान। मेरे पास जितनी डिग्री है तुम्हारे पास उतने दिन। अरे भाई, आप लोग तू मुझे बताएगा कितना बड़ा इंटेलेक्ट। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि लखनऊ की तहजीब पे लेकर आइए। भैया, आप दोनों का पढ़ना बराबर है, आप दोनों का पढ़ना बराबर है। मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी गलती। तमीज आदमी को बैठा लिया आपने, ये किस बदतमीज आदमी को बैठा लिया आपने? देखिए, आप दोनों मेरे तुम्हें औकात दिखा रहा हूं। फराज की अभी बात हुई कि किसी आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। मैं कहता हूं कि नाथूराम गौडसे का मजहब था, वो हिंदू आतंकी था। लो बोला, हिंदू आतंकियों को अग्नि ना दो, मुसलमानों को कब्र ना दो, दोनों को उठा के अरेबियन महासागर में फेंकने का इंतजाम कर दो। सुधांशु तो इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि हिंदू आतंकियों को अग्नि ना दी जाए, उनको हिंद महासागर में ले जाके पानी में फेंक दिया जाए। क्या मुसलमान इस देश के इस बात के लिए तैयार होंगे कि आतंकी मुसलमान को कब्र न नसीब और पानी में फेंक दिया जाए? नहीं होंगे। ये गड़बड़ है बाबा। यही फर्क है फराद में और सुधांशु में। और तीसरी बात, अभी पूछ लेते हैं, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए और आपकी पार्टी ऐसा प्रस्ताव लेके आएगी, प्रयास करेगी कि सरकार इस पर अमल करे? आतंकी कोई भी हो, हिंद महासागर में जाना चाहिए। अमीर जी, पहली बात तो यह है, सुनिए, मैं किसी भी भाड़े के राजनीतिक विश्लेषक का जवाब नहीं दे सकता। ये क्या बात है? जो बदतमीजी करता हो, ये है बात। मैं नहीं दूंगा इस भाड़े के राजनीतिक विश्लेषक का जवाब। आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। देखिए, आप राक्षस की तरह जो हर राइज को चुप करवाइए। तुम्हारा काम लगा दिया मैंने, तुम गए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों, डिबेट होगी खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।